नमस्कार दोस्तों। आज 30 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, कर्नाटका इलेक्शन ऑन May 10। कौन घोषणा करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना। अब यहाँ पे आपको यह देखना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन राज्यों के चुनाव भी करवाता है ना। केंद्र के चुनाव भी करवाता है, राज्यों के चुनाव भी करवाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन का जो कार्य पद्धति है उसे आपको देखना है, ठीक है। उसके कार्य पद्धति को देखना है, कैसे नियुक्त होता है ये देखना है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों का समायोजन करने में स्वतंत्र चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, इसको आपको देख लेना है। तो ये आप चीफ इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे देख लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ से आप यह देखेंगे कि चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे ये जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस वाला, है ना, ये धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। गवर्नेंस वाला, पॉलिटिकल साइंस वाला, ये धीरे धीरे तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 5 में, है ना। पेज नंबर 5 में है, विल नॉट प्रिंट दही ऑन अविन कर्ड पैकेट्स, तमिलनाडु, है ना। एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने कहा था, 5 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक दही था जिसको तमिलनाडु में ये अविन नाम की कंपनी है, ये अपने उसमें यूज कर सकते थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि ये एक तरीके से विरोध हुआ और वहाँ पे दही नाम का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे अलाउ इट यूज वर्ड ताइर ऑन कर्ड पैकेट। अब यहाँ पे समझिए कि ताइर और दही, इसमें क्या अंतर है। दही एक्चुअल में तमिल या तेलुगु या मलयालम या कन्नड़, ये हिंदी भाषी शब्दों को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहते या इसे एक तरीके से थोपते हुए देखते हैं, है ना। ऐसा है नहीं, बट क्या है कि वो जैसे होता है ना कि बस एक विरोध करना है हमें, है ना, किसी भी तरीके से। वो अंग्रेजी के शब्द कर्ड बहुत अच्छे से अपना रहे हैं, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में कर्ड लिख सकते हैं, पर आपकी दही को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको वो क्या मानते हैं, बराबर का भाई, है ना। हिंदी बराबर का भाई है और जो अंग्रेजी है वो तो भाई अब उसको क्या बोलें वो आप समझेंगे, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। एक्चुअल में क्या है कि कॉपरेशन नहीं है हमारे यहाँ। विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं पर कॉपरेशन नहीं है आपस में। हमें तमिल सिखाया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तेलुगु सिखाया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कन्नड़ सिखाया जाता, मलयालम सिखाया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्हें हिंदी नहीं सीखना है। वो सीखते भी हैं पर वो हिंदी नहीं बोलना चाहते या दिखाना नहीं चाहते कि हिंदी उन्हें आती है। पर ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी भाषा का संरक्षण नहीं होना चाहिए, संस्कृति का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर सिर्फ अंधा विरोध या दबाव की राजनीति, दोनों तरफ से बोल रहा हूं मैं, कि किसी को प्रेशराइज नहीं करना है हमको, पर किसी चीज का अंधा विरोध भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है या सिर्फ संवैधानिक नहीं है, यह मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। जब तक भाषा पे, क्षेत्रवाद पे राजनीति चलती रहेगी तब तक इस प्रकार के विवाद आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा, क्षेत्रवाद, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 में है, इंडियाज DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, लूजली द इंडिया टेक एंड मोर इज ए मार्वल ऑफ अवर टाइम्स, shaped a unique partnership between government, union and state regulators and the private sector. Selfless volunteer, startups and academia, think tanks engendering sustained collective action at scale between so many disparate entities itself magical and outcomes are India's answer. Wave 3 perhaps even superior in many ways, है ना। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
आपने देखा होगा कि कई तरीके से, जैसे आप एक तरीके से देखेंगे तो हर चीज़ को हम डिजिटाइज करते जा रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा कि आधार और पेन, है ना, आधार और पेन का लिंक करा दिए, पैन कार्ड का लिंक हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया हुई और इसमें क्या हुआ कि इसको जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट रखना है तो डिजी लॉकर बना दिया गया है। कोई भी हमें कुछ एक्सेस करना होता है या एक तरीके से जैसे यहाँ पे दिया भी गया है ना, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, इस तरीके की चीज़ें इनोवेशन की जा रही हैं। और कई बार क्या है कि डिजिटल डेटाबेस बना दिया गया है ना। तो इसी पे पूरी की पूरी बात की गई कि डे टू डे यूज में, दिन ब दिन मतलब रोजमर्रा के चीज़ों में हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो किस प्रकार का मामला है, और इस पे पूरा का पूरा मामला दिया गया है। जैसे यूपीआई का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर हम जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कुछ का, या फॉर्म भर रहे हैं, या कुछ भी हम जो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जो जैसे हमें जाना पड़ता था, गवर्नेंस डिजिटल हो गया है, गवर्नेंस जो है डिजिटल हो गया है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पढ़ें। उसके बाद है ह्यूमन लाइफ एबव ऑल, है ना, ऑपोजिशन ऑफ डॉक्टर्स। आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक बिल लाया गया और राइट टू हेल्थ का है ना, और इसका विरोध कर रहे हैं डॉक्टर। उसी पे बात की गई है कि ह्यूमन लाइफ जो है सबसे ऊपर होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। और राइट टू हेल्थ, इसको आप राजस्थान का है पर आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक मॉडल है, और ये मॉडल काम करता है तो पूरे देश के लिए या आइडियल बन जाएगा, जो पूरे देश में लागू किया जा सकता है, या तो प्रायोगिक स्तर पे या फिर फुल फ्लैग स्तर पे इसे लागू किया जा सकता है, तो आप इसे देख लें। इंडिया नीड पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन, है ना। इसके बाद अगला है इंडिया नीड पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन। आपने देखा होगा कि 2024-25 से हमारी नई एनसीईआरटी लागू हो जाएगी, है ना। तो इसी पे बात की गई है, पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन, नीतियों के लिए बात की गई है, उसमें नहीं बात की गई है, मुझे ध्यान नहीं आया, नीतियों की बात की गई है ना। किस प्रकार से प्रोग्राम चल रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं, है ना, तो उसको कैसे लागू किया जाए या किस तरीके से उसको बनाया जाए, इस पे बात की गई है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज आर पाइवटल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री, गुड पब्लिक पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर एंड इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग सिटीजन, है ना। तो जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाई जा रही है ना, उसको मतलब जो उन नीतियों को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपके गांव में या आपके शहर में बहुत अच्छी योजनाएं चल रही होती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें बताई जाए या किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए, इसी पे पूरा बात किया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए, थर्ड, इवन ओनली 10% यूपीएससी एस्पिरेंट मेक इट टू वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स including at the state level. Others who studied subject to examination would be develop better understanding and sensitivity towards compatibility involved in public management, making them better citizen as well as effective private sector managers, है ना। तो इसी पे बात की गई कि किस प्रकार से हम जागरूक, जैसे यूपीएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो ठीक ठाक जान जाता है ना, अच्छी चीज़ों को जान जाता है, लेकिन क्या हर बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? नहीं करता, तो वो कैसे जान पाएगा, इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग रसिया बेलारूस नेक्सस। आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा यूएसएसआर जब टूटा था तो इससे 15 देश टूटे थे, इनमें से बेलारूस, यूक्रेन और एक और कोई भी देश है, इन तीनों में परमाणु हथियार तैनात थे, जो कि बाद में 1996 में
रसिया को सौंप दिए गए। अब रसिया क्या कर रहा है, बेलारूस जो है रसिया के साथ टूटा जरूर, लेकिन रसिया के साथ गठबंधन बहुत अच्छा रहा उसका। अब बेलारूस, रसिया क्या कर रहा है कि अब बेलारूस में फिर से परमाणु हथियार तैनात कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, वाई रसिया प्लानिंग टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस, इसी पे पूरी बात की गई है कि क्या है रसिया और बेलारूस का कनेक्शन, है ना। इसी पे पूरा मामला है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जानकारी आपको मिल जाएगी। आईआर के लिए एक अच्छा मुद्दा है ना, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू मैनेज इंडियाज सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। सोलर पीवी आपको पता होगा, जो अभी हम सोलर एनर्जी पे पूरी बात कर रहे हैं, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट इन सोलर फोटोवोल्टेइक सेक्टर स्टिल लैक्स क्लियर डायरेक्टिव, है ना। अब जो भी वेस्ट होता है उसका निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है। इसी पे बात की गई है कि क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट इज पीवी वेस्ट ग्लोबली, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड 4th हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट। द इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी was nearly 62 gigawatt number 2022. This augurs a colossal amount of solar PV waste, according to a 2016 report the National Renewable Energy Agency. India could generate 50,000 to 3,25,000 ton of PV waste by 2030 and more than 4 million ton by 2050. इंडिया सोलर पीवी इंस्टॉलेशन डोमेन। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ESI मॉड्यूल 93%, EC मॉड्यूल एंड कैडमियम टेल्यूरियम एंड थिन फिल्म मॉड्यूल 7%। ये CSI मॉड्यूल मेनली कंसिस्ट ग्लास सीट एंड एल्यूमिनियम फ्रेम, है ना। तो ये जो मामला है इसे आप देख लेंगे। ये जो है यदि वेस्ट इसका निस्तारण किया जाता है तो ये पर्यावरण के लिए और लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। इसी पे पूरी बात की गई है, ठीक है। और इस बहाने आप ई वेस्ट को भी देख सकते हैं, है ना। ई वेस्ट, ये आप पूरी चर्चा आप कर सकते हैं वेस्ट के बारे में कि कचरा प्रबंधन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं और किस किस के लिए क्या क्या मामला है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है इंडिया इज इंडीड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी से मोदी, साइटिंग महाभारत वेद, है ना, पेज नंबर 10 पे, ठीक है। हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं। इंडिया इंडीड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, से मोदी, क्लेमिंग महाभारत। अब यहाँ पे कहाँ पे कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेसिंग द समिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी के समिट पे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि महाभारत और वेद, है ना, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जैसे वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि हम पहले से ही या बहुत पहले से ही लोकतंत्र या लोगों के तंत्र में विश्वास करते थे। भले ही हम उसे एक ढांचा या जो भी अब दे पाए हों, पर हम बहुत पहले से, तो इसी पे बात की गई है। तो डेमोक्रेसी मीटिंग था और इसको आप देख लेंगे, समिट फॉर डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, रेफर टू इंडियाज मदर ऑफ नेशनल जनरल असेंबली, UNGA इन सितंबर 2021 भी कह चुके हैं। यहाँ पे असर्टिंग डेमोक्रेसी समिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्टेड बाय US, कोस्टा रिका, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड जाम्बिया, है ना। तो ये किया गया था और इसी पे मोदी बोल रहे थे। उसके बाद है एक छोटी सी न्यूज़ है, प्रोटेस्ट फ्लेयर ऑन फॉरेस्ट बिल डिसीजन विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 sent to select committee amid a strong protest of opposition, सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। आपको क्या देखना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 कहाँ पे मिलेगा, PRS में। इसके समरी बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है नो एविक्शन फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, है ना, किसी को भी नहीं निकाला जाएगा
और इसी पे तो आपको क्या देखना है, अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनिडको, इसको आपको देखना है, ये प्रोजेक्ट क्या है और किस प्रकार से काम करेगा, इसको आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सेबी पुशेस नॉर्म्स टू एंश्योर बेटर डिस्क्लोजर बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, है ना। सेबी पुशेस नॉर्म्स टू एंश्योर बेटर डिस्क्लोजर बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, चूंकि अडानी का जो मामला आया उसके बाद सेबी पे दबाव बढ़ गया है कि हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रहें, तो इसी पे ये मामला है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सॉरी, एक न्यूज़ और है, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक न्यूज़ और है और ये काफ़ी मतलब बुरी न्यूज़ है, एक तरीके से कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अभी हमारी मजबूरी है। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा विथ चाइना क्रॉस्ड $71 बिलियन इन फर्स्ट 10 मंथ इन 2020 फाइनेंशियल ईयर 23। वर्ष 2023 के वित्त वर्ष में $71 बिलियन का घाटा अभी तक हो चुका है हमारे किसके साथ, तो चाइना के साथ, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसे आप जरूर देखें और थोड़ा सा इस पर मंथन करें कि आखिर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार क्यों बढ़ रहा है। जो भी मिले आप उसे पॉइंट नोट कर लें और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट नोट करके मुझे भेज दें और आप कह सकते हैं कि क्या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है इसके कारण, तो आप बता दें, है ना। तो मैं बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वही मैसेज पे बता दूं। ठीक है, इसके अलावा आज कुछ भी नहीं है, फिर कल क्या और क्यों पढ़े के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद।